न्यूज 18 ने पीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो आज देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश कर दिया। वित्त मंत्री के सामने बजट बनाने से पहले सैकड़ों चुनौतियां रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। सो वित्त मंत्री पर दबाव जरूर रहा होगा। पहला कि मतदाता नाराज ना हो जाएं, दूसरा मतदाताओं को योजनाओं से कैसे लुभाया जाए। हर राज्य विशेष के लिए तो आम बजट में कोई अलग योजना नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों को बजट के माध्यम से छूने की कोशिश की गई है उनका ताल्लुक चुनावी राज्यों और वोटरों से जरूर है। मसलन खेती किसानी। देश में सबसे ज्यादा किसान मतदाता हैं। किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी सरकार, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है। वहीं सरकार मृत मिशन के तहत एक नया संस्थान खड़ा करेगी और इसका मकसद भी किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश नजर आती है। प्रधानमंत्री ने भी साफगोई से कहा है कि यह गांव गरीब और किसान का बजट है। सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 साल और मुफ्त अनाज देने जा रही है, यानी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें एक्सटेंड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें से कई राज्यों में आदिवासी वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में है और बजट में आदिवासी क्षेत्रों के एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 टीचरों की नियुक्ति का अनाउंसमेंट भी इस बजट में हुआ है। तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए भी खर्च करने जा रही है। उधर उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को हर बजट की तरह इस बार भी गति देने की कोशिश है, लेकिन बजट का जो सबसे चर्चित विषय वह है सैलरीड क्लास को टैक्स में बड़ी राहत का ऐलान करना। ज्यादातर नौकरी पेशा करदाताओं के लिए 8 साल बाद हुए इस बदलाव का भी चुनावी कनेक्शन नजर आता है। अभी बजट के जितने विषयों का यहां जिक्र हुआ, इन सभी का मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या बजट से बदलेगी बिसात? इसी सवाल के साथ करेंगे महाडिबेट, लेकिन उससे पहले सुनिए देश के आम बजट पर दिग्गजों की प्रतिक्रिया। ये बजट प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। देश को सर, और मैं मानता हूं कि चूंकि मैं उस वर्ग से आता हूं, मैं मध्य वर्ग से हूं, ये बजट मध्य वर्ग और महिला शक्ति के लिए समर्पित है और देश के विकास में योगदान भी मध्य वर्ग और महिला शक्ति का है। प्रधानमंत्री प्रारंभ से ये बात कहते रहे कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप उसने विकास में अपना लोहा बनवाया है, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो और चाहे वो मार्केटिंग हो। ये जो घर बैठे रोजगार भर की बात नहीं है, वो एक बड़ी सफलता की तरफ वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पक्ष हमेशा से बोलता है, लेकिन इतने वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अब गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल के लिए और माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाई है, तो एक केवल कोई घोषणा है क्या? हर गरीब को कोई भूखा देश के अंदर नहीं सो सकता। कोरोना के संकट से शुरू हुआ, फिर माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के लिए फिर से प्रावधान किया है। तो ये तो हर गरीब के साथ, हर समाज वर्ग के साथ उन्हें ताकत देने वाला बजट है। भारत सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।
केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं। उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रही है। नगरीय संस्थाओं के लिए बॉन्ड जारी करके, ताकि वो बॉन्ड जारी करें और कर्ज के ऊपर परेशान हो, कर्ज चुकाएंगे कहां से बॉन्ड जारी करने के बाद। तो आम बजट पेश हो गया है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और सत्ता पक्ष लगातार इस बजट को आम जनता का, मध्यम वर्ग का और किसानों का, गरीबों का बजट बता रहा है। सत्ता पक्ष चर्चा हम करेंगे इसके, न केवल आर्थिक पहलू पर चर्चा करेंगे बल्कि राजनीतिक पहलू पर भी हम इस बजट के चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ। बहुत स्वागत है प्रदीप जैन जी आपका न्यूज 18 पर। और हमारे साथ लंदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जयदीप बंसल जी, एनआरआई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जयदीप बंसल जी। जयदीप जी से हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आर्थिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई विदेशों में बैठे जो भारतीय हैं वो भारतीय बजट पर क्या सोच रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जल्दी उच्च शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए मोहन यादव जी। बहुत स्वागत है मोहन यादव जी आपका इस खास चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं जयदीप बंसल जी के पास जाऊंगा, लंदन से हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन जयदीप बंसल जी, पहले आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि भाई विदेशों में बैठे भारतीय, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में है, वो क्या सोचता है भारतीय बजट को लेकर। आम बजट पेश किया गया है, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो एनआरआई है वो भारत में निवेश भी करते हैं। जयदीप जी। शायद म्यूट हो गया जयदीप जी, अनम्यूट करिए फंक्शन को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है जयदीप जी। आवाज आ रही है आप मेरी? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही जी है? जयदीप जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं कह रहा था कि आज हम विश्व की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में गिने जाते हैं और जिस तरीके से हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज में आ सकते हैं वर्ल्ड की। और जिस तरीके से सरकार इसको फैसिलिटेट कर रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम बहुत जल्दी टॉप 3 इकोनॉमीज वर्ल्ड की आ सकते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं एक इंडियन बजट को पूरा विश्व बहुत ना सिर्फ जो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, बट पूरा विश्व मुझे लगता है भारतीय बजट को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उस पर भी पड़ता है। हम देख रहे हैं कि अगर हम फिगर्स में बात करें तो 2020-21 और 21-22 में हम देखें तो कम से कम भी 30,000 डॉलर्स बिलियन का वृद्धि हुई है एफडीआईज में। और एफडीआईज हम सिर्फ किसी एक देश से नहीं, पूरे विश्व से हमारे कंट्री में आ रहा है। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है वो इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इंटेंशनली एक किसी डिबेट में नहीं फंसना चाहूंगा कि अभी जो रीसेंट हालात हुए हैं मार्केट में, क्योंकि वो तो एक बड़े ट्रांजिशनल फेसेस होते हैं और वो होते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व भारत को काफी एक स्टेबल और कंसिस्टेंट बजट की तरह से कंसिस्टेंटली देखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया को अगर शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जब कोई एफडीआई कोई इन्वेस्ट करता है तो हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम पॉलिटिकल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो सरकार ने ना सिर्फ एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, साथ ही साथ स्टेबल गवर्नमेंट के साथ एक अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रखी है। अभी हमने इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा कि सरकार ने एकदम कोई ऐसी पॉलिसी ला दी जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रही है। सरकार हमेशा जो अपनी पॉलिसीज रही है वो स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हुए चल रही है। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इस बार मुझे कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ना कहीं ये सरकार का लास्ट फुल फ्लेजेड बजट था इलेक्शन से पहले, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का कोई ऐसा मिस एडवेंचर अटेम्प्ट नहीं किया जिससे जो बजट है या फिर जो वित्तीय हालत है उस पर कोई बर्डन पड़े, ना ही किसी तरह की फ्रीबी या फिर कोई सब्सिडी दी। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपना जो वादा रखा था कि मैं किसी भी तरह की सब्सिडी या फिर फ्रीबीज सरकारी बजट के द्वारा नहीं बांटूंगा। मैं इस चीज का बहुत स्ट्रांगली कमेंट करता हूं हमारे प्रधान मोदी जी का।
और ठीक। मैं उनको फुल क्रेडिट देता हूं सर इसका। लेकिन बड़ी बस बात काफी आपने लोग- कही कि फ्रीबीज या सब्सिडी, मैं लौटूंगा जयदीप जी आपके पास। आपने कही जो बड़ी बातें कही उस पर भी मैं रिएक्शन जरूर लूंगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्टेबल पॉलिसी जो गवर्नमेंट है उसने स्टेबल पॉलिसी दी है और ये बड़ा आकर्षित भी कर रही है जो विदेशी हैं, विदेशों में बैठे भारतीय हैं। लेकिन मैं इसके कुछ राजनीतिक पहलू बजट के उस पर भी चर्चा करूंगा। मोहन यादव जी, विपक्ष कह रहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहते हैं कि भाई आपने गरीबों का ख्याल नहीं रखा, किसानों को आप केवल भ्रम में फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये आरोप है विपक्ष के। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, गरीबों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक डेयरी पालन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन पर अगर कृषि कर्ज को बढ़ा करके 20 लाख करोड़ का अगर कोई टारगेट रख रहा है तो ये किस बात के लिए रखा जा रहा होगा? थोड़ा कोई जवाब देगा इस बात का? अगर 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण करने की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ से एलपीजी कनेक्शन की बात करते हैं, 102 करोड़ से अगर 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड के वैक्सीन लगा के दिखाया कि नहीं दिखाया बगैर एक पैसा लगाए। इसी प्रकार से जनधन योजना में जनधन खाते में 47.8 करोड़ की धनराशि रखी जा रही है। यह आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि हम गरीबों के प्रति सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण कर रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण कोई किसी देश के लिए कितना सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार से हमारी जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ का बीमा कवर दे रहे हैं। ये पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। तो किसी सरकार के द्वारा ये इस प्रकार से जो लक्ष्य हासिल किए गए, इन लक्ष्यों के भरोसे से आने वाले वापस 25 साल का एक बेस बनाने का प्रयास किया है। हमारे लिए किस क्षेत्र को छोड़ा है? जीवन के जो जो जरूरी क्षेत्र हैं सारे के सारे क्षेत्रों को आप बताइए। अकेले रेलवे की बात करें तो रेलवे में 9 गुना कांग्रेस शासनकाल से बजट बढ़ाया गया। आज इस बजट में जो 2023 में 2.4 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है, जो 2013-14 की तुलना में 9 गुना बढ़ाया गया, जिसमें कई सारी रेलवे की सुविधाएं मूलभूत बढ़ाई जाएगी, ट्रेन बढ़ाई जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया है, जिसमें कांग्रेस शासित ठीक है। आपने बड़े जी हमारा बिल्कुल ठीक बात है। जो अनाउंसमेंट है वो सभी राज्यों के लिए, न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों के लिए भी है। प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। प्रदीप जैन जी, सरकार या सत्ता पक्ष एक बात बार बार कह रहा है कि भैया आप लोग तमाम कोशिशों के बाद, मशक्कत करने के बाद भी मीन मेक नहीं निकाल पाए बजट में। कोई भी आप क्षेत्र देख लें, किसी भी क्षेत्र को उठा लें, हर क्षेत्र के लिए बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है। देखिए प्रशांत जी, हर बार बजट आता है और इतने लोक लुभावन वायदे दिए जाते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। अगर मिलता होता तो आज मध्य प्रदेश पर मंत्री जी बैठे हैं, 3,50,000 रुपए करोड़ का आज ऋण है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करता हो, मध्यम वर्गीय व्यापारी ट्रेन के आगे नहीं कटता हो। मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मैं देखता हूं, चाहे छतरपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे सागर हो, ऐसा कोई अखबार का पृष्ठ नहीं होता जिस पर किसानों की समस्या ना हो। आज किसानों पर कर्जा एनएसओ के अनुसार 2019 में 74,000 रुपए था और आज वही कर्जा 22 है, 22 में वो 94,000 प्रति परिवार हो गया। आज मनरेगा का बजट कम कर दिया। आज आपने उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, आज भी देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन बेरोजगार प्रदर्शन नहीं करें। मंत्री जी को याद होगा कि लाखों की संख्या में युवा भोपाल के अंदर सड़कों पर उतरे थे रोटी की लड़ाई के लिए।
काम की लड़ाई के लिए। आज लेखपाल उत्तर प्रदेश में कहा जाता है और पटवारी मध्य प्रदेश में कहा जाता है। 2-2, 3-3 साल के अंदर एग्जामिनेशन के रिजल्ट नहीं आते, उनकी नियुक्ति नहीं होती। किस क्षेत्र के अंदर आज किसानों पर 58% कर्जा है, और ये प्रदीप जैन आदित्य या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये नाबार्ड कह रही है, जो सरकारी एजेंसी है, कि ऐसा कोई परवाह नहीं है किसानों का। मां की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी आज प्रदीप जी, माफी के साथ टोक रहा हूं, किसानों का आपने जिक्र किया, इस बजट में किसानों के लिए कई ऐलान हैं, आपको नहीं लगता कि वो काफी हैं? डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान है, भाई बिचौलियों के खात्मा इससे हो जाएगा। दूसरा, मिलेट मिशन के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन सरकार बनाने जा रही है, उसको बढ़ावा मिलेगा। इन तमाम चीजों का फायदा क्या किसान को नहीं मिलेगा क्या? जी नहीं प्रशांत जी, देखिए प्रदीप जी, बड़े बिचौलिए पैदा कर रही सरकार। 2 घराने, 4 घराने, 6 घराने। आप देखिए डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं। आज किसान में डंडे गलते हैं जब उस खाद लेने जाता है। व्यवहारिक जमीन पे देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम गांव के गलियारे से आते हैं, हमें मालूम है किसानों को खाद नहीं मिलती, और किस तरह से कोई भी किसान, उसका कर्जा कम हुआ, उसकी फसल के अनुपात के लिए। आपको याद होगा 2018 में अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में 11 बार किसानों की आय की बात की। आज हमारी वित्त मंत्री ने अपनी दिशा और दशा बता दी। उन्होंने जहां बजट की चर्चा 59 बार की, युवाओं की बात केवल 11 बार की, किसानों की बात केवल आपने कई सवाल पूछ लिए। अनुसूचित प्रदीप जी आपने एक साथ बहुत सारी बातें कह दी, इस पर जवाब ले लेते हैं मोहन यादव जी का। मोहन यादव जी, 2-3 बातें। एक तो किसानों के लिए ठीक है, कर्ज की सीमा बढ़ाई है, ज्यादा कर्ज अब सरकार देगी, लेकिन प्रदीप जैन जी कह रहे हैं कि भाई जो स्थितियां हैं वो तो बदली हैं। मनरेगा का बजट कम हो गया, ग्राउंड पर खाद नहीं मिल रही है, किसानों के लिए तो परेशानियां पहले से ही बनी हुई हैं। आय दोगुनी हो गई क्या किसान की 2018 से 23 तक? देखिए, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये सरकार की निर्णय का परिणाम है कि आप बताइए, सीधे सीधे किसानों के परिवार को पीएम सम्मान निधि 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद अंतरण करना। आप बताओ, भारत सरकार कभी कोई कल्पना कर सकता है इसका? 2.2 लाख करोड़ रुपया किसानों को सीधे अंतरण किया है, कोई बिचौलिया नहीं उसमें, सीधा किसानों के खाते में जाना। इसको क्या बोलेंगे आप? मजाक है क्या? किसको कहते हैं? दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो 2.2 लाख करोड़ रुपया अपने किसानों को सीधे खाते में दे दे? आप बताइए, ये जो 47.8 करोड़ पीएम जनधन के खाते खोले, हमारी पीएम की जो खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, 9.6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन सीधे सीधे गरीब परिवारों को दिला दे। कोई अंदाजा लगा सकता है 11.7 करोड़ के शौचालय बनाने में जनता का जो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, मोहन यादव जी, काम करने के गैस कनेक्शन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सवाल उठा है और जो विपक्ष उठा रहा है कि भाई कहा कि सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहा है, वो तीसरी अर्थव्यवस्था जनता है। माफ करिए, मैं बीच में बोला नहीं, सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रही। आप ये ना बोले तो ज्यादा ठीक है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं अभी आप कुछ भी बोल रहे उससे क्या होता है? आपके बोलने से ये जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिस ढंग से 5वीं बन करके और आप तीसरी अर्थव्यवस्था की दिशा में जा रहे हैं, आपसे रेल बजट बताइए 9 गुना बढ़ा है आपकी सरकार के शासनकाल में। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार से और कौन सा वर्ग छोड़ा है, जीवन के सारे खर्चों में 45 लाख करोड़ का खर्च का प्लान बनाया है, जिसमें बुनियादी ढांचे पे 13.3 करोड़ का धनराशि रखी गई है। आप कल भी कोई कल्पना कर सकता है कि आज कोई ऐसा आधुनिक ढांचे के लिए इतना कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के 1.97 लाख रुपए हो गई है। ठीक है जी, 1.97 लाख किसको कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ गई है। आंकड़े आपने सुन लिए होंगे। और एक दूसरी बात से निकाल करके कांग्रेस बीजेपी न करते हुए यथार्थ पे बात करें। ठीक है जी प्रदीप जी, सरकार दावा करती है 2014 के बाद साल दर साल इकोनॉमी में वृद्धि हुई है। आज 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में
भारत पहुंच गया। जी जी प्रशांत जी, देखिए मंत्री जी जो आंकड़े के पर्चे लेके बैठे हैं, उनकी अंतरात्मा भी कचोटती होगी जब उनके विधानसभा क्षेत्र में नौजवान बेरोजगार होके घूमता होगा। वो किसान जिसकी प्रतिदिन की आय 28 रुपए है, और ये बात प्रदीप जैन आदित्य नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, हमारे कमलनाथ जी नहीं कह रहे, ये नाबार्ड कह रही है। एक किसान पूरे दिन भर मेहनत करता है, उसकी आय 28 रुपए। 1% लोगों के पास देश में 40% दौलत है। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिका है और दूसरी तरफ कुकड़ती हुई ठंड में दम तोड़ते हुए लोग हैं। ये मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। आंकड़े पढ़ने से लोगों को अगर रोटी मिल रही हो तो अखबार पढ़ के लोग दिन भर। आपने जो आंकड़े गिनाए उस पर एक्शन पूरी बात कह लें। मोहन जी देना चाहते हैं, मोहन यादव जी की बात सुनी। मंत्री जी खत्म हो जाएगा, डिबेट खत्म हो जाएगी जल्दी जल्दी, छोटे कम शब्दों में बता दें हमें प्रधान जी। जी जी सर, कम शब्दों में मैं आ रहा हूं आपके पास मोहन जी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो ये जितने कारण बता रहा है उसमें एक बड़ा कारण कांग्रेस की सत्ता 47 से लेकर के आज तक कांग्रेस ने जो भ्रम में दुनिया में हमारी व्यवस्थाओं पर जो नियंत्रण करके कांग्रेस ने 8 साल से गरीबों को गरीब बनने पर मजबूर किया, सारी व्यवस्थाओं को कुव्यवस्था में बदला। मंत्री कांग्रेस ने अपने लगातार एक नकली माया बना करके गरीब अमीरी की खाई बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने बिचौलिए दलालों को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के कर्मों के कारण से देश की दुरावस्था हुई है। आप बताइए, कांग्रेस ने अपने कर्मों की तरफ कांग्रेस को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमने किस मुकाम पे छोड़ा था। आपको देखना चाहिए मध्य प्रदेश शब्द नहीं है बताने के लिए। जन्म लेने वाला कांग्रेस किस क्षेत्र की बात कर रही है? कांग्रेस जिन जिन बातों को प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं कि अतीत के अपने काले कारनामों के बल पे वो हमारे सामने वो विषय ला रहा है। ये सारी बातों के लिए जवाबदार अगर कोई है एक में, वो कांग्रेस है। हमको मालूम है कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में कांग्रेस ने ही कहा था कि हमारे पास तो एक दोनों से रिक्वेस्ट है, एक आखिरी सवाल। जी जी मोहन जी प्रदीप जी, आखिरी सवाल मैं जयदीप जी से लेना चाहता हूं। जयदीप जी, व्यापम घोटाला कहा जा रहा है जो विषय, मैं प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूं। विशेषज्ञ कह रहे हैं, आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि अब भारत कंज्यूमर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर बन रहा है। देश में बने सामान विदेशों में सप्लाई किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भी कुछ आपको बदलाव नजर आता है, फोकस इंफ्रा पर भी है। जी जयदीप जी, कम शब्दों में। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिएगा। हाँ जी, देखिए हमें देखना पड़ेगा कि सरकार का एक स्ट्रैटेजिक पुश रहा है टुवर्ड्स बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, मैं पॉलिटिकल डिबेट से बचूंगा क्योंकि आई एम एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आई एम अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सो कहीं ना कहीं सरकार की जो स्ट्रैटेजिक पुश रहा है टू बूस्ट मैन्युफैक्चर, वो कमेंडेबल है। आज तक के हम अगर एरा में देखें, हम हमेशा बोलते थे हम एग्रियन इकोनॉमी है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं, अब हम इस डिबेट पे शिफ्ट हुए हैं कि हम कितने कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हो ओवर पीरियड टाइम। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की, इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूं कि सरकार ने जो एक स्ट्रैटेजिक पुश किया है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, वो कमेंडेबल है। और बिल्कुल परसेप्शन या माइंडसेट हम कहें जरूर बदला है देश को लेकर कि अब देश कंज्यूम नहीं करता बल्कि मैन्युफैक्चर कर रहा है और विदेशों में निर्यात भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, जयदीप बंसल जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मां डिबेट में बस इतना ही। राजनांदगांव पहुंचे